हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल अपन ने 9th चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें आप लोगों को मैंने फार्मिंग के बारे में बताया था। अब अपन नेक्स्ट जो फार्म स्टार्ट कर रहे हैं वो है मत्स्यिकी या जिसे बोलते हैं फिशरीज। और आपको वैसे पता लग रहा है कि जब हम मछली को पालते हैं, ठीक है, तो जो रेयरिंग ऑफ फिश होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फिशरीज। अब यहाँ पे देखो कि क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ ये मान के चलिए कि बहुत सारी जो एरिया है वो जो है नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो फूड प्रोडक्शन के लिए फिशरीज जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मछली को बहुत अधिक क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में खाया जाता है, इसलिए ये मत्स्यिकी या फिशरीज की आवश्यकता होती है। अब देखो, कुछ शब्दों में अंतर है कि जैसे पहली डेफिनेशन आपके इसमें दे रखी है मत्स्यिकी या फिशरीज। तो ये जो जब हम मछलियों को पालते हैं तो बिल्कुल जो नॉर्मल कंडीशन में पाल रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, जैसे नदी वगैरह में उनसे पकड़ रहे हैं, फिर उनको बेच रहे हैं, तो ये जो चीज है वो तो कहलाता है मत्स्यिकी या फिशरीज। उसके बाद में दूसरी जो चीज है वो है मत्स्य पालन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पीसी कल्चर। तो दोनों में अंतर है, एक तो मत्स्यिकी है जिसे फिशरीज कहते हैं और एक मत्स्य पालन जिसे हम बोलते हैं पीसी कल्चर। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो फिशरीज है उसमें हम नॉर्मल या जो जनरल कंडीशन होती है कि मछली पकड़ी नदी तालाब वगैरह से, उसको बेच दी, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जिस कंडीशन में कि हम फिश को अपने कंट्रोल जो है एनवायरनमेंट उसमें पालते हैं, पहले हम उसको डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद में उसको पकड़ते हैं और उसको बेचते हैं, तो ये जो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम किया जाता है और इसमें साइंस की या उसकी जरूरत होती है, टेस्टिंग जो है ट्रेनिंग वगैरह की, तो वो जो पालन है मछलियों का उसे हम क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। फिर एक डेफिनेशन इसमें और है जल कृषि या एक्वा कल्चर, यानी मछली तो हम पालते हैं लेकिन मछली के साथ दूसरे एनिमल्स भी हम अलग अलग चीजों के लिए पालते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है मछली है, मछली के साथ में जो क्रैब है जिसे अपन केकड़ा बोलते हैं, बिच्छू है, या फिर प्रॉन है, या यहाँ यूनियो दे रखा है, सीप यूनियो जो आप जानते हो मोती वगैरह के लिए। तो ये जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ पालते हैं तो उस जो पालन है उसे अपन क्या बोलते हैं, जल कृषि या एक्वा कल्चर। अब यहाँ पे देखो, हम ये जो सारा का सारा काम है, तो ये जो मछलियों को पाला जाता है वो, या जो अपन मीट उसका यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो मीट होता है उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं ए और डी, और उसके अलावा जो है फैट भी जो होता है, वसा भी होती है, वो अच्छी होती है, मतलब हेल्दी फैट इसमें पाया जाता है। तो ये मान के चलिए कि जो फिश है उस फिश को हम संपूर्ण आहार यानी बिल्कुल कंप्लीट फूड के रूप में लेते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे पाला जाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर अपन वैरायटी की बात करें तो हमारे पास में दो तरीके की फिश होती हैं। एक तो होती है फ्रेश वाटर, यानी कि जो अलवण जल में पाई जाती है, जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, रोहू और कातला। ये जो है ये हमारे पास में जो अलवण मतलब जैसे नदी वगैरह है उसमें आसानी से मिल जाती हैं, तो ये फ्रेश वाटर फिश हैं। और इसमें जो रोहू है उसका इंडिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद में देखो, फिर हमारे पास में मैराइन फिश या लवणीय जल वाली भी हैं, जिसमें आपको दो एग्जाम्पल यहाँ दिख रहे हैं, एक तो है सर्डाइन और एक है पॉम्फ्रेट। तो ये मछलियां हैं जो कि लवण वाले या समुद्र वगैरह हैं उसमें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से जो है हम अलग अलग नदी से भी मछलियों को लेते हैं और
जो समुद्र वगैरह है उसकी भी मछलियों को खाने के रूप में लेते हैं। अब देखो कभी कभी एक और डेफिनेशन अब पूछी जाती है, कंपोजिट फिश कल्चर, यानी कि कंपोजिट, इसका हिंदी भी वही है, संयुक्त आप मान सकते हो, मत्स्य पालन। और इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो इंडियन है फिश, उनको जो विदेशी होती है यानी कि जो फॉरेन वाली वैरायटी होती है मछलियां, उन दोनों को एक साथ जब पाला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट मत्स्य पालन। और अभी जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे साउथ के या कुछ नॉर्थ के, जैसे पंजाब है, फिर अगर अपन वेस्ट में जाए तो वेस्ट बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, इनमें जो है बहुत ज्यादा इसको पाला जाता है। और किसके साथ पाला जाता है, जैसे मान लीजिए कि खेत, आपको पता है कि चावल है वो पानी में होता है, तो उस खेत के अंदर भी जो है इन मछलियों को पाला जाता है। तो इसलिए जो है अगर साउथ वगैरह में आप जाओगे तो वहां आपको बहुत ज्यादा जो है फिश या फिशरीज जो है आपको मिलेगी। उसके बाद में देखो यह ब्लू रिवोल्यूशन या नीली क्रांति। कल मैंने आपको बताया था कि जब दूध है या मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसे अपन व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पर है ब्लू, यानी जो मछलियां हैं अगर उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति। अब देखो अपना दूसरा है मधुमक्खी पालन, या जिसे क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। ये भी आपको पता होगा कि जो मक्खी है वो क्या देती है, एक तो शहद देती है और शहद के साथ में वैक्स या मोम भी इसे मिलता है। इसलिए नेचुरल प्राकृतिक रूप से भी इनको पाला जाता है और कृत्रिम रूप से भी जो है इनको पाला जाता है। तो ये जो पालने की प्रोसेस है मक्खियों को, मधुमक्खियों को, उसे अपन क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर। देखो जो मधुमक्खी पालन है उसका एक नाम और आता है मौन पालन। मौन पालन इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया की जो मक्खी है उसे हम मोना मधुमक्खी बोलते हैं, इसलिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मौन पालन क्या है। तो मधुमक्खी का जो पालन है उसे अपन क्या बोलते हैं, मौन पालन। और यहाँ पे मैं देखो आपको कुछ वेराइटीज जो आपके बुक में भी है वैसे भी बता रही हूँ। तो कुछ तो हमारी इंडिजिनस यानी कि हमारे इंडिया की वैरायटीज हैं, जैसे एपिस इंडिका है जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा मिलती है। फिर एपिस डोर्सेटा है, एपिस फ्लोरिया है। और अगर हम एक्जोटिक बाहर की देख रहे हैं तो एपिस मेलिफेरा है और फिर एपिस एडमोप्सोनी। तो ये आपके कोर्स में 3-4 वैरायटीज हैं। तो ये इनको हम अधिकतर यूज करते हैं मधुमक्खी पालन में। फिर देखो जो मधुमक्खी होती है उसके परिवार में, ठीक है, एक अधिकतर क्वेश्चन आता है कि सामाजिक संगठन या लेबर डिवीजन क्या है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है अपने पास में मधुमक्खी या हनी बी। इसमें देखो सबसे पहली बात तो कि हमें जो भी कार्यों, मतलब लेबर डिवीजन मतलब है कि हम फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है अब इनकी कास्ट को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आपको जैसे दिख रहा है कि सबसे पहले क्वीन है जो सबसे बड़ी है और इसका काम केवल क्या होता है, अंडे देना। फिर उसके बाद में ड्रोन है, ड्रोन आप इसको मेल मान सकते हो और ये प्रोटेक्शन भी करता है। तो ये जो है जो भी फर्टिलाइजेशन वगैरह उसमें काम आता है। और तीसरी होती है वर्कर्स। जो वर्कर्स जो है पूरे जो जितने भी शहद बनाना है या उसमें जो बच्चे पालने हैं उनका सबका काम कौन करते हैं, वर्कर। तो यहाँ पे कार्यों के आधार पे यानी फंक्शन के आधार पे यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे आपको 3 कास्ट या 3 जातियां इसमें मिलती हैं जिनको आप प्रभेद कह सकते हो, और वैसे इंग्लिश में कास्ट बोलते हैं। तो 3 हो गई इसमें, क्वीन हो गई, ड्रोन हो गई और वर्कर हो गए। तो ये सब मिलके इस पूरे छत्ते को या हाइव को बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये देखो मैं आपको एक
जो आर्टिफिशियल, वैसे आपने छत्ता देखा ही होगा पेड़ वगैरह पे, लेकिन ये आर्टिफिशियल हाइव मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसे बोलते हैं। और इस तरीके से ये खेतों में लगाया जाता है ताकि वहां पर मक्खियों को पाला जा सके। और खेतों में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आसानी से जो मक्खी है वो, आपको पता है कि शहद के लिए वो जो भी फूल वगैरह होती है उसका रस लेती है और फिर वो उसको किस में बदलती है, शहद के अंदर बदलती है। इसलिए जो है आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से ऐसे बॉक्स बनाए जाते हैं जिनमें मक्खियों को पाला जाता है और उसके बदले में हमें शहद है, वैक्स है, और उसके और भी इम्पोर्टेंट काम है कि आपको पता है कि जो पॉलिनेशन है, आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है परागण या पॉलिनेशन, वो सबसे ज्यादा अगर किसी से होता है तो किससे होता है, मधुमक्खी से। तो यहाँ पर इसीलिए खेतों में लगाया जाता है ताकि वहां पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन इन मक्खियों से हो सके। तो ये जो है एक बहुत मतलब प्रोडक्शन भी है, उसके साथ में हम पॉलिनेशन भी इसके द्वारा करवाते हैं। अब देखो, एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपको इसमें बता रही हूँ, ये है डांस पैटर्न फॉर डायरेक्शन ऑफ नेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू सन। तो ये जो मधुमक्खी होती हैं ये अपने डांस करके इस तरीके से जो दूसरे होते हैं उनको बताती हैं कि किस तरफ जो है नेक्टर मतलब जो फूल से रस ये चूसती है वो किस तरफ से या किस डायरेक्शन में मिलता है। तो कई बार ये पूछा भी जाता है, आपके बुक में भी है, वैगल डांस और राउंड डांस। तो इसके थ्रू वो जो है अपने सोर्स को, कि यहाँ पे फूल है और यहाँ पर नेक्टर मिलेगा, तो अपने डांस के थ्रू जो है दूसरी मधुमक्खियों को रास्ता बताती हैं। अब देखो, ये आपके कल्चर तो कंप्लीट हो गए फार्मिंग वाले। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी एनिमल हस्बेंड्री अपना कंप्लीट हो गया, और दूसरा अपना था पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग। और ये जो प्लांट ब्रीडिंग है, जैसे अपन एनिमल ब्रीडिंग में आए थे उसी तरीके से हम अच्छे कैरेक्टर के लिए यानी डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए ये प्रोसेस करते हैं। और ये भी प्लांट ब्रीडिंग एक ब्रांच का नाम है बॉटनी के या वनस्पति विज्ञान के, जिसके अंदर ये प्रोसेस अपन करते हैं। और इसका भी चाहे आप मान लीजिए उद्देश्य या ऑब्जेक्ट वो यही होता है कि हमें क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी यानी मात्रा के साथ में हमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखना है। और ऐसी पौधों को हमें यहाँ डेवलप करना है जिनमें कि सबसे पहली बात तो हमें हाई वैरायटी यानी उच्च किस्म लानी है। फिर उसके बाद में ऐसी क्रॉप्स लानी है जो कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी यानी मात्रा हम बढ़ा सके। फिर मात्रा के साथ में गुणवत्ता यानी क्वालिटी, और इस क्वालिटी में क्या होगा कि उनकी न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों की मात्रा उनमें अधिक हो। फिर हमारे पास में एक और ऑब्जेक्ट होता है कि इनसे, इस प्रोसेस से हम ऐसी डिजीज रेजिस्टेंट यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली क्रॉप को डेवलप कर सकें ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। फिर एक और ऑब्जेक्ट है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर जो सॉइल है उसमें अम्लीयता या क्षार यानी एसिडिटी या बेसिक वाली होती है, लवण होते हैं, तो ऐसी वैरायटी को डेवलप किया जाता है कि जिनमें इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है, ना तो अम्लीयता का फर्क पड़ता है ना लवण का फर्क पड़ता है। तो ये इस तरीके की वैरायटी भी डेवलप की जाती है। फिर उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट है कि अब जो मैचुरेशन या जो परिपक्वन अवधि है, जैसे आपको पता है कि अब गेहूं है तो 3 महीने में पक के तैयार होगा, तो ये जो 3 महीने, इस 3 महीने को भी आजकल क्या किया जाता है, कम किया जाता है ताकि जल्दी से हमें प्रोडक्शन मिल सके। तो ये अभी आप एग्रीकल्चर में कभी आपने सुना होगा अर्ली वैरायटी, लेट वैरायटी, तो ये इस तरीके की वैरायटी डेवलप की जाती है कि जो समय से पहले हो जाए वो अर्ली वैरायटी है, जो समय के बाद में जिसको ग्रो करते हैं वो लेट है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिनको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, और उसका मेन ऑब्जेक्ट किसका है, ये प्लांट ब्रीडिंग का।
ये देखो इस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, जैसे हायर यील्ड यानी उपज ज्यादा होनी चाहिए, फिर इम्प्रूव क्वालिटी होनी चाहिए यानी गुणवत्ता भी ज्यादा है, फिर रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, तो जैसे एबायोटिक मतलब जो भी जैसे टेम्परेचर है या फिर और कोई भी फिजिकल चीजें हैं उनसे इनमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर फोटो सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, फिर रेजिस्टेंस टू डिजीज यानी कि रोग भी ना लगे, फिर उसके बाद में जैसे मैच्योरिटी है यानी परिपक्वन का समय उसको भी चेंज किया गया यानी कम किया गया, फिर उसके बाद में इन पे किसी भी टॉक्सिक यानी कि जो जहरीले पदार्थ है उनका भी कोई प्रभाव नहीं हो, फिर सिंक्रोनस मैच्योरिटी यानी अर्ली और लेट वैरायटी। तो इस तरीके के ये ऑब्जेक्ट हैं जिनसे कि हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू प्लांट्स को डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको मेन इसका जो प्लांट ब्रीडिंग है उसका मेथड करवा रही हूँ कि मेन स्टेप इन ब्रीडिंग न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ ए क्रॉप, यानी कि कोई भी हमें नई आनुवंशिक किस्म का विकास या डेवलपमेंट करना है तो कौन कौन से यहाँ पे स्टेप या चरण आते हैं। तो उसमें देखो सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी यानी कि विभिन्नताओं का संग्रहण करना। अब जैसे मान लीजिए कि आप जानते हो क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण, तो उसमें हम दो पेरेंट्स लेते हैं और उनमें आपस में जो कैरेक्टर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मेंडल में अपन ने लिया था कि कुछ पौधे लंबे थे, कुछ छोटे बौने थे, तो उस तरीके से हम बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ ले सकते हैं ताकि हमें जो भी कैरेक्टर अच्छा है उसको हम आगे बढ़ा सके। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि जैसे मान लीजिए आनुवंशिक विभिन्नता भी हो सकती है या फिर उसमें वातावरण का भी जो है अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, तो ये कहलाता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन आपके बुक में भी दी हुई है, जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, तो जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म होता है कि ऐसी जाति या ऐसी वैरायटी जिसमें कि सभी जीन्स हैं वो वहां पर इकट्ठे हों, उनका जैसे आनुवंशिक द्रव्य जिसमें समस्त जीनों का योग हो यानी टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म। और इस जर्म प्लाज्म को कंजर्व, अब हालांकि अपन समझने के लिए मान सकते हैं जैसे सीड है कि हमने कोई प्लांट उगाया और हमें लगा कि ये बहुत अच्छी वैरायटी का है, तो हम उसके सीड का क्या कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं या उसका कंजर्वेशन कर लेते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। और ये भी दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो स्वस्थाने यानी इन सीटू और दूसरा होता है उत स्थाने यानी कि एक्स सीटू। इन सीटू या स्वस्थाने क्या होता है कि जब हमारे पास में कोई वैरायटी है उसको हमने उसी के एनवायरनमेंट में अगर संरक्षित कर दी, जैसे मान लीजिए कि हमारे राजस्थान में खेजड़ी, बबूल, ये जो प्लांट हैं वो हमारे राजस्थान के हैं, तो अगर हमें इन्हें कंजर्व करना यहीं पर कर लिया तो हम उसे क्या बोलेंगे, इन सीटू या स्वस्थाने। लेकिन अगर हमने इन प्लांट्स को किसी दूसरे एरिया में अगर कंजर्व किया है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्स सीटू या उत स्थाने। तो जैसे बॉटनिकल गार्डन वगैरह होता है तो उसमें हम अलग अलग एनवायरनमेंट की जो प्लांट्स हैं उनको कंजर्व या संरक्षित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका एक्स सीटू। अब उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो है इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, जनकों का मूल्यांकन और चयन। अब जैसे मान लीजिए जो भी वैरायटी हमने ली है तो उस जैसे मान लीजिए हमने सीड लिया, तो वो सीड जब हम ग्रो करेंगे तो वो सीड क्या कहलाएगा, पेरेंट यानी कि जनक कहलाएगा, क्योंकि उसी की संतति या ऑफस्प्रिंग को हमें लेना है। तो सबसे पहले जो भी सीड हमने लिया उसको हम ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद में उसका इवोल्यूशन करेंगे या मूल्यांकन करेंगे कि जो सीड हमने लिया था जिस कैरेक्टर के लिए वो कैरेक्टर उसमें है या नहीं है।
तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन या सिलेक्शन। और इसमें ये नहीं कि एक ही जनरेशन में हम ये काम कर ले कि हमने बीज उगाया और अब प्लांट बन गया और हमने देख लिया कि हाँ भाई सही है या नहीं है। इसके लिए हम ये मान के चलिए 2-3 जनरेशन तक लगातार इन सीड्स को ग्रो करते रहते हैं और हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई ये जो भी वैरायटी है जिस लक्षण के लिए या जिस कैरेक्टर के लिए ली है, तो ये इस तरीके से हमारे पास में सीड आ जाते हैं। और इनको हम क्या बोल सकते हैं, प्योर लाइन, क्योंकि एक ही प्लांट है उसी के सीड, फिर उसका जो ग्रो करा फिर उसके सीड। तो इस तरीके से हम लगातार एक ही वैरायटी को डेवलप कर रहे हैं बिना किसी उसके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन या शुद्ध वंशक्रम। फिर उसके बाद में थर्ड हमारे पास में है चयनित पादपों के बीच पर संकरण, यानी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्ट पेरेंट्स। यानी कि अब जो हमने पेरेंट्स जो अभी उगाए थे तो वो क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए, ग्रो किए थे। तो फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सेल्फ कर रहे थे ताकि हमें प्योर सिलेक्शन वैरायटी मिली थी। अब इसमें हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ताकि हमारे पास में जो कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसमें आपको जैसे क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन में अपने को पता है कि हमने 2 प्लांट लिए, एक प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पे हम डालते हैं और फिर उसके बाद में उसके ऊपर बैग लगाते हैं। प्रोसेस अभी आपके आगे आएगा। और फिर उसको हम जो भी अपनी, जैसे मान लीजिए मेंडल की तरह, तो वही चीज है कि हमें जिस कैरेक्टर को लेके करना है वो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करके हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो फोर्थ है वो क्या है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, यानी कि श्रेष्ठ जो भी हमने पुनर्योजक का बनाए हैं उनका हम चयन करेंगे और उनका परीक्षण करेंगे। यानी कि उनको हम क्या करेंगे कि हमने जो भी सीड्स लिए हैं वो सीड्स वाकई हमारे सुपीरियर मतलब उच्च क्वालिटी के हैं। और रिकॉम्बिनेंट अभी आपने देखा ही था, हालांकि रिकॉम्बिनेंट तो हम नया जो भी बना रहे हैं उसमें कि हमने जो भी कैरेक्टर लिया, 2 अलग अलग प्लांट्स को लिया और उनका मिक्स करके हमने रिकॉम्बिनेंट यानी कि नया कैरेक्टर यहाँ डेवलप किया है। तो वो कैरेक्टर हमारा सही है, हम साइंटिफिक से उसको प्रूव करते हैं और प्रूव करने का काम इस स्टेप में करते हैं। अब हमारे पास में जो 5th है वो है टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेट। ठीक है, यानी कि हम जो नवीन किस्म का है हमने बनाई है उसका हम पहले परीक्षण करते हैं कि वाकई ये सही है। फिर उसके बाद में ये सारा काम हम कई पीढ़ियों तक या कई जनरेशन लेके करते हैं, एक से नहीं कि हमने 5-6 पीढ़ी उनकी डेवलप की और उसके बाद में अगर ये 100% हमारे कैरेक्टर के हिसाब से आती है तो ये टेस्टिंग सही होती है। फिर उसके बाद में इसको रिलीज किया जाता है। रिलीज मतलब जैसे कि सीड वगैरह हैं उनको किसानों वगैरह को दिया जाता है और वहां पर भी अगर हमें सही चीज मिल जाती है तो फिर हम इसको कॉमर्शलाइज करते हैं, यानी कि व्यवसायीकरण करते हैं और फिर उसके सीड जो है वो जो सीड वगैरह वाले होते हैं उनके वहां पर मिल जाते हैं। अब देखो इस तरीके से जो है न्यू वैरायटी को हम डेवलप करते हैं। यहाँ पे एक चीज और आती है प्रमाणित बीज की, जो भी जैसे मान लीजिए कि अगर आज आपको कहीं सीड लेने जाना है तो आपको सीड की जो शॉप होती है वहां से अपन लाते हैं और लाने के बाद में आप उस पर देखोगे तो सीड की जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह उसका उसके ऊपर सील होती है। तो वो चीज क्या कहलाती है कि हमारे पास में जो भी सीड है वो कैसा है, प्रमाणित है, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड है कि हाँ भाई ये सीड है। और उसके ऊपर कभी आप देखना पैकेट के ऊपर जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर भी उसके ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे स्टेप्स हैं। तो अब ये करा रही हूँ, थोड़ा चैप्टर ये रह रहा है उसको अपन कल कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।